Hello, my name is Kamshu and we are watching statistics question. In this one, we are discussing the question number 50. Before starting this, I want to say something. We are actually ये जो बुक है हमारी, इसका नाम है BC स्टेटिस्टिक्स, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के इसमें सॉल्व पेपर्स हैं 2010 से 2021 से 2010 टू 2021 तक। इसमें सभी सॉल्व पेपर्स हैं। ये ओनली हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए अवेलेबल तो नहीं है, साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं इसके अंदर और जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं इसमें आप सॉल्व करें और आप शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करके बताया, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 15 we are discussing here, which is T1 and T2 are unbiased estimators of mean and mean square respectively, and unbiased estimator of BT1 is, इसमें आपको T1 और T2 unbiased estimators of mu and mu square यहाँ पे दिया है। उसके बाद आपसे बोला है कि VT1 आपको उसमें निकालना है। देखिए वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहला काम होता है to see the let's start with the definition of variance. Variance की definition आप याद कर लीजिए कि variance of t जो होता है वो होता है, ये क्या है, एक वेरिएबल, वेरिएबल का आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ t निकालना है और साथ ही साथ ये एक्सपेक्टेशन ऑफ t होल स्क्वायर यहाँ पे आप निकालें। इस तरीके से आपको ये निकालना है। ये हो गया वेरिएंस टी। अब क्या करेंगे आप, वी आर गिवन दैट T1 इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ mu1। तो इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे जो T1 है वो है अनबायस्ड एस्टिमेटर, E_T1 इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ mu और E_T2 एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 इज mu स्क्वायर। देखिए यहाँ पे देखिए, अब उसके बाद आपका काम करना है कि जैसे कि आपको वैल्यूज निकालना है, तो हमने निकालने के लिए जैसे लिखते हैं E_T1 इज इक्वल टू mu और E एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 इज इक्वल टू mu स्क्वायर। Therefore, we can estimate the variance of T1 as follows. So, variance of T1 is equal to जो कि फॉर्मूला है हमारा, लेकिन इसमें हमने क्या किया, E की जगह T1 आ गया। T1 is equal to एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 माइनस mu। ठीक है, E_T यहाँ पे कितना E_T था, तो E_T की जगह हमने क्या रख दिया, E_T1 की जगह हमने रख दिया mu, है ना। फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वेरिएंस T1 इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 उसका होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है T1 जो कि किसके इक्वल है, mu की जगह जो हमने लिख दिया। ऐसे ही हम आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 माइनस mu का होल स्क्वायर यहाँ पे बनाना रहेगा, क्योंकि हमारे पास ये है, इसके लिए हम क्या करेंगे, T1 माइनस mu का होल स्क्वायर खोल देंगे, ये माइनस b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यह आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो we can then use the fact that so E_T1 स्क्वायर माइनस 2T1 mu स्क्वायर, E_T1 का एक्सपेक्टेशन होगा इसका अलग और इसका अलग। हमने कितनी एक्सपेक्टेशन को अलग अलग सेपरेट कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि देन रीअरेंज द टर्म्स इन द एक्सप्रेशन टू गेट। यहाँ पे आपको ये जो मैंने निकाले थे, इसमें अगर आप देखिए E_T1 का वैल्यू जो था आप कितना था, कितना है, वो है आपका mu के इक्वल। यहाँ पे E_T1 स्क्वायर माइनस 2T1 स्क्वायर एंड प्लस T2T1 स्क्वायर, यहाँ पे हमने इसको एक्चुअल में क्या किया है, बस यहाँ से E को हमने सब जगह से ये लिया है और एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 यहाँ से इस T को उसका मल्टीप्लाई करना है। देन इसके बाद we can simplify this expression। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जो है वो एक फॉर्मूला है किसका, और E_T1 स्क्वायर माइनस 2T1 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर माइनस T2। Therefore, an unbiased estimator of this estimate is T1 square minus T2।
इस हिसाब से जो हमारा आंसर आ गया है T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर बाय 60 मीटर। चलिए अब आगे और देखते हैं एक और क्वेश्चन में, इसमें है ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले फिर से मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा, आपको मेरी बुक जो कि ये है MSc स्टैटिस्टिक्स हैदराबाद यूनिवर्सिटी प्रीवियस ईयर्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स 2010 to 2021। इनसाइक्लो हब ने इसको प्रेजेंट किया है और इनसाइक्लो हब इसकी कंपनी है। और इसमें आपको सबसे पहले तो हम ये बता देते हैं, इसमें आपको अपने सॉल्ट पेपर्स मिलेंगे और इन सॉल्ट पेपर्स को आप केवल हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, केवल आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या बोला गया है कि यहाँ पे बहुत सारे रैंडम सैंपल दिए हैं, रैंडम वेरिएबल PDF। यहाँ देखिए PDF होता है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर दिया है वो दिया है ये वाला, ये फंक्शन दिया और बोला है कि ये पॉइंट्स दिए हैं, जैसे 1 बाय 1 आपको चेक करना है कि वही मैक्सिमम लाइकलीहुड ऑफ ये सैंपल जो है साइज f वो मैक्सिमम लाइकलीहुड ये होगा बेस्ड ऑन द सैंपल मैंने अनबायस्ड होगा। तो देखिए इसमें सम में जो है सबसे पहले तो हमें अनबायस्ड एस्टिमेटर और मैक्सिमम लाइकलीहुड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे कोई दिखते हैं तो उस केस में आप क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैक्सिमम लाइकलीहुड mu is also an estimator of mu। तो ये जो है आपको सबसे पहला जो पॉइंट दिया था, उन्होंने बोला कि मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी एन अनबायस्ड। एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर की, कि ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा अनबायस्ड एस्टिमेटर हो। इस केस में आपको MLE for mu based on a sample from an exponential distribution where mu is the sample mean, the sample mean is not an unbiased estimator, so the statement is incorrect। इस केस में ये जरूरी नहीं है कि जो हो वो हमेशा अनबायस्ड एस्टिमेटर हो ना। ये तो हो गया फॉल्स, लेकिन अब इसको प्रूफ करने के लिए आपको एक तरीका होता है, जैसे कि आपको हमें एक ये फंक्शन दिया था fx जो फंक्शन दिया है वो दिया है e to the power minus x minus mu। अब इसको आपको क्या करना है, इसका मैक्सिमम लाइकलीहुड निकालना है। इसको मैक्सिमम लाइकलीहुड निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका आप क्या करते हैं, समेशन लेते हैं। और समेशन लेने के बाद समेशन यानी कि आप इसके आगे क्या करते हैं, या फिर ये लगाएंगे या फिर ये लगाते हैं। उस केसेस में जहाँ पे हम प्लस कर सकते हैं वैल्यूज़ को, तब हम ये करते हैं, अगर हमारी वैल्यूज़ हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो मल्टीप्लाई में जा रहे हैं तो हम इस केस में ये वाला यूज़ करते हैं। तो इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाला, क्योंकि fx सिग्मा fx निकाला है, सिग्मा fx की यहाँ पे किया हमने ये है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस सिग्मा xi प्लस n mu। अब आपको क्या करना है, इसका लॉग लेना है, लॉग लेना रहता है ना। लॉग लेने के लिए आप लॉग लेंगे, इसका लॉग लेने से क्या होगा, ये जो एक्सपेक्टेशन है वो कैंसिल हो जाएगा लॉग से, तो बचेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ xi माइनस n mu। अब आपका नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसका डिफरेंशियल करना। अब डिफरेंशियल जो होता है किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यूनियन होता है। अगर आप डिफरेंशियल कर रहे हैं तो सबसे पहले ये होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, x के रिस्पेक्ट में कर रहा है, क्योंकि हमें फंक्शन इसमें दिया है x में। x के रिस्पेक्ट में हमने फंक्शन को क्या किया, डिफरेंशिएट किया x को। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो सिग्मा x ही लिखा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं nx बार। आपका जो सिग्मा x है ये वो क्या हो सकता है, nx बार कन्वर्ट हो सकता है, u लिखा है यहाँ पे से हम ले सकते हैं, ले सकते हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम इसका डिफरेंशियल नहीं कर पा रहे हैं, और डिफरेंशियल नहीं होने के कारण हम इसको क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो है ये जो होगा मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर नहीं। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बोला है कि फॉर सैंपल ऑफ साइज 5, यहाँ पे 5 सैंपल दिया है। कितने सैंपल्स दिए, 1 2 3 4 5 सैंपल्स दिए और बोला है कि इसमें मैक्सिमम लाइकलीहुड जो है 0.8 है।
क्योंकि यहाँ पे हमने बोला था कि सैंपल मीन जो होता है हमारा अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है एक इस फंक्शन के लिए। ठीक है, ये जो हमें फंक्शन दिया है वो किसका फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जो अनबायस्ड एस्टिमेटर रहता है वो कौन रहता है? एक्स आर, मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेट कौन होता है? मीन। सो आपको करना क्या है? इन सबका मीन निकालना है। जब आप इन सबका मीन निकालेंगे तो आपको मिला क्या है? 2.6 और 2.6 निकला है, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया था 0.8 मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट है। अब आते हैं हम सी पॉइंट पर, जिसमें बोला कि बेस्ड ऑन द सेम सैंपल एज गिवन बाय एस्टिमेटेड वैल्यू इज 0.6 दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है? देखते हैं। बाय एस्टिमेटेड वैल्यू based on a sample from an exponential distribution parameter mu is n minus 1 of n and the sample mean where n is the sample size, this case n is equal to 5, so that by the estimated for mu। तो यहाँ पे जो आपको सैंपल्स दिए हैं वो कितने दिए हैं? 5 दिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला है बेस्ड ऑन सैंपल ऑफ द सेम सैंपल। यहाँ पे जो है आपको कितने दिए थे? 5 दिए थे, और 5 दिए तो n का वैल्यू कितना हो गया? 5 हो गया। अब इस n का वैल्यू को हमको इसमें रखना है। इसमें जैसे आप रखेंगे, रखने पर आपको जो मिला वो क्या मिला? 2.08। तो ये जो 2.08 है वो क्या है? अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू बेस्ड ऑन द सेम सैंपल एज इन पी एंड बायस्ड एस्टिमेटर इज 0.6। तो ये हो गया आपका 0. अब आते हैं नेक्स्ट पे, जिसमें बोला है कि ये थोड़ा सा शायद हमने करा है इसमें गलत, ये कैलकुलेशन इसको आप सही कर लेंगे। तो 4/5 आंसर क्या आने वाला है इसका? ऊपर आप चेक करके देखिए। तो बेस्ड ऑन द सेम सैंपल एज इन बी एन एंड बाय द एस्टिमेटर ऑफ म्यू इज 1.2। ये इनकरेक्ट है, इस कैलकुलेटेड स्टेटमेंट से दैट बाय द एस्टिमेटर म्यू इज 2.08 नॉट 1.2। तो ऑप्शन करेक्ट आर बी एंड। यहाँ पे जो है आपके जो स्टेटमेंट है सी करेक्ट है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो दिया है वो दिया है x and y भी तो टू इंडिपेंडेंट लाइन वेरिएबल विद पैरामीटर्स। यहाँ पे आपको पैरामीटर्स दिए हैं n p n p p1 p2 लिख सकते हैं। सो एक्सपेक्टिंग देन p x plus y is equal to 3 is equal to, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं। To solve this problem we can use the following steps. Identify the possible way to get 3 successes। सबसे पहले तो ये बोला है कि आपको पॉसिबल वे टू 3 सक्सेसेस निकालना है। अब 3 सक्सेस निकालने के लिए हमें क्या बोला है कि x और y को प्लस करने पर आपको क्या आता है? 3 आता है। तो 3 सक्सेस निकालने के लिए आपको 3 वो जो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 3 सक्सेस मिलेंगी कैसे? जो 2 ways to get the 3 सक्सेसेस कौन कौन से? या तो आपको 3 सक्सेस मिलना है x में और 0 सक्सेस y में, 2 सक्सेस मिलना है x में और 1 सक्सेस मिलना है y में, है ना? तो ये हो गए आपके 2 केसेस जो हम पढ़ेंगे इसमें। अभी यहाँ पे क्या कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच वे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 सक्सेसेस इन x एंड 0 सक्सेसेस इन y, है ना? तो यहाँ आपको सॉल्व करना है कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी दी थी वहाँ आप देखेंगे क्या दी थी प्रोबेबिलिटी 1/3 और 1/3। यहाँ प्रोबेबिलिटी दी है 1/3 1/2 और जो सैंपल साइज दिया है वो दिया है n और सॉरी 2 और 7। तो ये जो निकाल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेसेस इन x एंड 1 सक्सेस इन y, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है? देखिए यहाँ पे जो है आपको निकालने के लिए है 3 सक्सेसेस निकालनी है ना? 3 सक्सेसेस निकालने के इसमें से x में से
और 0 सक्सेसेस निकालने किसमें से, y में से। तो 3 सक्सेसेस अगर x में से निकालने हैं तो x में नंबर ऑफ है कितने, 2, और निकाल कितने रहे हैं आप, 3। सो 2 में से 3 निकालना है आपको, 2 में से 3 निकालने, इसलिए यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी। ये क्या है, चलो बाइनोमियल थ्योरम है, इसको हम कहते हैं NCR -r। अब इसमें से हमने क्या किया था, हमने क्वेश्चन में दिया है 2, इसमें से हम ले रहे हैं 3 सक्सेसेस, 1/3 और r की वैल्यू 3, और इसको हम निकालेंगे 2/3 n माइनस r, यानी हो गया आपका माइनस में आएगा। तो इसलिए ये वैसे पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप बात करते हैं इसकी 2 सक्सेसेस की और 1 सक्सेसेस, उस केस में यहाँ पे हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वो कितने दिए, 2 और यहाँ पे दिया 7। तो 2 और 7 में यहाँ पे करेंगे 2/3 की पावर 2, 2/3 की पावर 5। ये तो हो गया माइनस के लिए जिनका एक्स वैल्यू के लिए। y में जैसे कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे y में कितने दिए थे, 7, और 7 को पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, 7 में से लेंगे, 7 में से कितना ले रहे हैं, 1 सक्सेस, 7 1 1/3 की पावर 1 एंड 2/3 की पावर 1/6। अब आपको प्रॉब्लम करनी है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच। तो ये जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम जो कि यहाँ से है, दूसरी प्रॉब्लम ये और तीसरी प्रॉब्लम ये, क्योंकि ये दोनों एक ही से इंडिपेंडेंट है। अब आप इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको मिलेगा जैसे कि 7c2 1/3 to the power 3 2 to the power 5। अब ये आया कैसे, इसको निकालने के लिए आपको इसको सॉल्व करना है, और तो ये जो है देखिए यहाँ पे 7/2 जो था, यहाँ पे आपका 1/3 ओवर हो गया आपका 1/3 2/3 की पावर यहाँ पे दिया है 6 और 5। आपको उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको लास्ट में ये आपको मिल जाएगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आए सॉल्व करने में, मुझे आप नहीं कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर बता दूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिसमें बोला है कि लेट T1 T2 एंड T3 की three treatments which of the following is not a contrast, T1 plus 2T2 minus T3, T1 minus T3, T1 plus 2T2 plus T3 and minus T1 plus 2T2 minus T3। ये दिया है आपको, 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 ऑप्शन में से आपको एक एक करके पता लगाना है। आप पता कैसे करेंगे, चलिए आपको मिला है, देखिए 3 ट्रीटमेंट्स दिए थे इसमें, और बोला है कि इनमें से कौन सा जो है कॉन्ट्रास्ट, इसको निकालने के लिए आपको कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रीटमेंट्स, जिसमें हम उस कोएफिशिएंट्स ऐड अप टू 0। दिस मींस दैट द कॉन्ट्रास्ट इज कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर ट्रीटमेंट मीन्स। अब यहाँ पे एक एक करके देखते हैं, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, ये इज अ कॉन्ट्रास्ट बिकॉज द कोएफिशिएंट्स ऐड अप टू 3। यहाँ पे आपको क्या करना है कि कोएफिशिएंट्स को ऐड कर लेना है। कोएफिशिएंट जो है इसका 1 है, इसका 2 है, इसका -1 है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 नॉट 0, यहाँ पे मिलेगा आपको 2, है ना। इसके बाद करते हैं T1 minus T3, T1 है यहाँ पे -1 है, 1 -1, यहाँ पे मिलेगा आपको 0, यहाँ पे आपको मिलने वाला है 4 और यहाँ पे मिलने वाला है आपको 0। तो यहाँ पे 2 केसेस में देख सकते हैं जिसमें आपको क्या मिले हैं, 0 0 मिले हैं। इसका मतलब इसके 2 आंसर होने वाले हैं, जो कि है कौन सा, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। इसको हटा के आप ऑप्शन बी एंड डी कर लेंगे।
हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिसमें आपको एक टेबल दी है और टेबल में भी पूछा है कई सारे पॉइंट्स हैं। Look at the columns below and match the entries describing the random variables. In the first column with the entry in the second column. Experiment a number of red balls in a draw of 10 balls without replacing from a pack containing 12 red balls and 18 blue balls. Number of red balls in a draw of 10 balls with a replacement from a pack containing 12 red balls and 18 blue balls. The first time a red ball shows up a draw, one ball each in the replacement from a pack containing 12 red and 18 blue balls. यहाँ पे आपको जितने भी दिए हैं ये अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हैं। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन इससे मैच कर रहा है इसको आपको देखना है। सबसे पहले तो इसका आंसर दे देते हैं, है ना। इसमें सबसे पहले क्या बोला था कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ ड्रॉ ऑफ 10 बॉल्स विदाउट रिप्लेसिंग 12 रेड बॉल्स एंड 18 ब्लू बॉल्स। यहाँ पे 12 रेड बॉल्स दी हैं और 18 ब्लू बॉल्स। उसमें से आपके निकालना है 10 बॉल्स निकालना है, वो कौन से लगेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ ड्रॉ ऑफ 10 बॉल्स विदाउट रिप्लेसिंग ये आपका जो करना है वो कौन सा है, हाइपरज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ड्रॉइंग विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ फाइनाइट। देखिए यहाँ पे जब ऐसा बोला जाता है कि आपका विदाउट रिप्लेसमेंट है, अगर आपका विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब कि जिसमें आपको बोला जाए कि आपके पास कुछ बॉल्स हैं, अलग अलग कलर की बॉल्स हैं, मेरे पास इस साथ में ब्लू कलर्स की हैं, इसमें रेड कलर्स की हैं, बोला जाए कि इन दोनों में से थोड़ी थोड़ी जो है आपको केवल रेड बॉल्स लेनी है, रेड बॉल्स लेनी है और उनको वापस नहीं रखना है। तो अभी साथ में मिक्सअप भी है और उनको वापस नहीं रखना है विदाउट रिप्लेसमेंट, उस केस में हम हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। दूसरा होता है नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द ड्रॉ 10 बॉल्स विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक कंटेनिंग 12 रेड बॉल्स। यहाँ पे आपको उसकी बोला गया है सेकंड पॉइंट में कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स निकालना है जो कि विद रिप्लेसमेंट होगा। यहाँ पे क्या है, विद रिप्लेसमेंट, यानी कि आपने बॉल निकाली और वापस रख दी। नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन ड्रॉ 10 बॉल्स विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम पैक कंटेनिंग 12 रेड बॉल्स 18 ब्लू बॉल्स। तो ये जो होगा वो क्या होगा, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल को सूट करेगा। बिकॉज ऑफ रैंडम बाइनोमियल में क्या रहता है कि जैसे कि आपने कुछ बॉल निकाली और वापस उसी में रख दी, तो आपके पास वही चांसेस रहते हैं कि उतने ही चांस में वो दोबारा से हम निकाल सकते हैं। तो इस केस में आपने ये याद रख लेना है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा पार्ट नहीं लगाने, बस याद रखना है कि किसके विदाउट में आप हाइपरज्योमेट्रिक और इसमें आपके करेंगे बाइनोमियल करेंगे। सेकंड थर्ड में आपने फर्स्ट टाइम है बॉल चूज अ बॉल ईच। थर्ड पॉइंट में हमने फर्स्ट टाइम रेड बॉल चूज ड्रॉ वन बॉल ईच रिप्लेसमेंट फ्रॉम पैक कंटेनिंग 12। तो ये जो है आपको रेड बॉल दिखाना है फर्स्ट टाइम में, जब आप टोटल बॉल्स रखते हैं 12 रेड है और 18 आपकी ब्लू बॉल्स है। तो इस केस में द फर्स्ट टाइम बॉल containing 12 red balls and 18, this is a geometric random variable because it represents the number of tries required to achieve the first success। देखिए हमने क्या बोला था कि आपके पास कितनी बॉल्स हैं, 12 रेड एंड 18 ब्लू बॉल्स। 18 ब्लू बॉल्स हमने इकट्ठी रखी हैं, टोटल 20 कितनी बॉल्स हो गई, 30 बॉल्स हो गई मेरे पास। अब 30 बॉल्स एक उसमें रखी है विकेट में, उसमें से हम क्या करते हैं, एक बॉल निकालेंगे। हो सकता है कि मुझे चाहिए रेड बॉल, कि हर बार मैंने ऐसा निकाला है एक बॉल और उसमें से निकली कौन सी बॉल, वो निकली आपकी ब्लू बॉल। तो ये जो बार बार हम ट्रायल करेंगे, निकालने का ट्रायल करेंगे, उस केस में आपका जो रहता है क्या रहता है, वो रहता है आपका ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल क्या रहता है, जब बार बार ट्रायल करते हैं तो नंबर ऑफ ट्रायल्स जब हम करते हैं उस केस में कौन सा यूज़ करेंगे आप, ज्योमेट्रिक। तो देखिए इसमें सबसे पहले पॉइंट में क्या बोला था, विदाउट रिप्लेसमेंट में हम कौन सा यूज़ करते हैं, हाइपरज्योमेट्रिक। विद रिप्लेसमेंट में कौन सा करते हैं हम, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद लास्ट में जब नंबर ऑफ ट्रायल्स बार बार निकालते हैं उस केस में हम कौन सा करते हैं, वो करते हैं ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। तो ये तीन जो पॉइंट हैं आपको ध्यान से याद रखना है। और मिलते हैं अब अगली वीडियो में, और इससे पहले आप जाएँ उससे पहले फिर से आपको एक बात बताता हूँ, ये बुक बाय कर लो, बहुत ही अच्छी बुक है, काम आएगी।
और इसके क्वेश्चंस लगाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।